पार्टी वगैरह में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पार्टी में। तो खास तौर पे लड़की सबको देखिएगा, वो लाल ड्रेस में जाएगी। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RRB ALP स्टेज 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि रेलवे के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपको जो है ऐसा चटपटा खिलाएंगे जो कि एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान दीजिएगा और लाइन बाय लाइन हम एक एक करके समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा है, मानव में नाइट्रोजन, मानव में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली पचायच्य, ध्यान दीजिएगा, मानव में नाइट्रोजन युक्त, मानव में क्या बोला, नाइट्रोजन युक्त, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अच्छा, सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ जिसको हमारा शरीर जो है कैच नहीं करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या है, बेकार है, हानिकारक है, तो वो क्या हो जाता है, अपशिष्ट। जैसे कि हम लोग कुछ खाद्य पदार्थ सब कुछ जब खाते हैं, विटामिन A, B, C सब लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है वो मेरा शरीर क्या होता है, संपूर्ण ढंग से खींच लेता है, बाकी को क्या करता है, निकाल कर बाहर अपशिष्ट को फेंक देता है। किस प्रकार, जिस प्रकार हम लोग गन्ना का जूस जो है, जब गन्ना को हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, उसका क्या करते हैं, रस तो आराम से खींच लेते हैं, लेकिन फेंक देते हैं किसको, अपशिष्ट हो गया, तो वो सूखा पदार्थ क्या करते हैं, आराम से फेंक देते हैं। तो जो निचोड़ के हम लोग ले लिए वो क्या हो गया, हमारे शरीर के लिए लाभदायक, और जिसको हम फेंक देते हैं वो क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, पानी पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या बनता है, हमारे शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनता है और हम वो उसे क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, थोड़ा काफी आसान भाषा में समझा देंगे। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली पचायच गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, वो जो है किसके द्वारा हटाया जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, एक लाइन में जो है आप लोग सुने होंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहने का मतलब हुआ कि 1 घंटा हम क्या बके, 1 घंटे के बदले जो है 1 मिनट में समझा दे। तो हम जो है ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में ही कुछ निचोड़ करके समझाएंगे। तो अब है उत्सर्जन तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। उत्सर्जन तंत्र जो होता है, ये सबसे पहले समझिए, उत्सर्जन अंग समझिए। हमारा शरीर जो है, ये पूरा संपूर्ण शरीर, इसमें जो है कुछ उत्सर्जन अंग है। अब समझेंगे उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं। उत्सर्जन अंग जहां से जो अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित होता है, मतलब कि गंदगी बाहर होता है, जैसे हमारा नाक से, यहाँ से भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित होता है, कान से भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, उत्सर्जी अंग, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अब देखिए, नाक से क्या निकला, जो पदार्थ निकल रहा है वही हो गया उत्सर्जी पदार्थ। कान से क्या निकलता है वो क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। अब है यहाँ उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली पचायच गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, तो ये हमारे वहां से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु एक समान गति करने का मतलब हुआ कि पूरा समान गति में रहेगा, उसका जो है पथ कैसा होगा। तो मेरे दोस्तों, उसका पथ जो है
हो जाएगा एक रिजु रेखीय। क्या हो जाएगा? एक रिजु रेखीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉपर सल्फेट, एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं, खाली पानी रहेगा, बचपन में हम लोग खेले होंगे, एक बाल्टी पानी और खाली बोतल को क्या करते थे, नीचे की ओर ऐसे ऐसे करके धकेलते थे। धकेलने के बाद क्या होता था, वो नीचे से ऊपर दबाव बनाकर प्रेशर बढ़ता था, यानी कि ऊपर उठता था। तो आप लोग देखे होंगे पानी में जो है, पानी में हल्का चीज तैर जाता है। क्या होता है? पानी में हल्का चीज तैर जाता है और भारी चीज क्या होता है? डूब जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत घमंड था, बहुत घमंड था समुद्र को, बहुत घमंड था समुद्र को कि हम में जो है कोई डूब नहीं सकता है, सॉरी, हम सबको डुबा सकते हैं। समुद्र को क्या घमंड था कि हम सबको डुबो सकते हैं, लेकिन एक तेल की बूंद जो है उसका असलियत बता दिया। तो आप लोगों को कभी भी ये चीज मन में नहीं लाना है कि हम बहुत बड़े हैं, हम समुद्र है, हमसे कोई बड़ा नहीं है या हमसे कोई छोटा नहीं। आप जहां हैं जो भी है अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके पास घमंड नहीं है उसके पास हर कुछ है। तो एक समुद्र को बहुत घमंड था कि हम सबको डुबो सकते हैं। समुद्र को क्या घमंड था कि हम सबको डुबो सकते हैं, लेकिन एक तेल की बूंद देकर देखिए, उसकी औकात पता चल जाएगा। तो एक तेल की बूंद को वो कभी भी डुबा नहीं सकता है। तो आप भी अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे। जरूरी नहीं है कि आप कमजोर है, हम कमजोर है तो हमको कोई डुबो सकता है, जरूरी नहीं है। सब अपने अपने स्थान पे क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये लोहे की कील को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ जो है विस्थापित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर विस्थापित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बोला, जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये जो है 7 रंग होता है, बै जा नी पी ना ला, यानी कि 7 रंगों का मिश्रण है हमारा प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो उसमें क्या होता है, कुल मिलाकर 7 रंग होता है। तो वो 7 रंग में जो है क्या होता है, कुछ जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो किस रंग का विचलन कम होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पार्टी में, तो खास तौर पे लड़की सबको देखिएगा, वो लाल ड्रेस में जाएगी। लाल ड्रेस में इसीलिए जाती है क्योंकि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का जितने भी कलर है, हमारे कलर में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तो लड़की सब जो है ये सब में इंपॉर्टेंट होती है, ये सब चीज जो है ना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो क्या करेगी, लाल ड्रेस में जाएगी, क्योंकि लाल का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ताकि आप लोग समझ ही जाएंगे कि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो कुछ ना कुछ मछली फंसेंगे, मछला फंसेंगे। ठीक है, इसीलिए लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए लड़कियां लोग लाल कलर का ड्रेस पहनेगी। क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो आप लोग ड्रेस से याद रखिएगा, लड़की का लाल ड्रेस से, कि लाल ड्रेस का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है आप लोग को बताएंगे, हम बता रहे हैं बै जा नी पी ना ला, ये क्या है मेरे दोस्त, 7 रंगों का मिश्रण है। ये कितने रंग है? 7 रंग है। तो ये 7 रंग जो है,
तो ये 7 रंग क्या है, श्वेत प्रकाश का मिश्रण है। तो उसमें क्या होता है ये जो बैगनी है और ये जो लाल है, ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है जब सफेद प्रकाश को, ये बैगनी और लाल का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, बैगनी और लाल का। ये जो बैगनी है, ठीक है, ये बैगनी है और दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, लाल है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बैगनी का तरंगदैर्घ्य और विचलन, यहाँ क्या पूछ दिया है मेरे दोस्तों, विचलन सबसे कम किसका है। तो अभी तुरंत हम बताएं कि लाल रेस वाली जो है, तो वो लाल रेस वाली का तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक है। तो लाल रेस का जब तरंगदैर्घ्य, क्या बोले, लाल रेस का तरंगदैर्घ्य पूछेगा ना, तरंगदैर्घ्य, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है मेरे दोस्तों, अधिक होता है, और इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। लेकिन बैगनी का जो है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका जो है बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो विचलन इसका अधिक होता है। तो आप एक तो याद कर लीजिए कि लाल रेस वाली का तरंगदैर्घ्य अधिक है। जब लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन कम है, और बैगनी का विचलन ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य कम है, ठीक है। तो ये जो है चारों में से 2 या 1 एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है, आना ही जरूरी है। तो ये लाल और बैगनी का तरंगदैर्घ्य और विचलन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या बोला, 7 रंगों में विभाजित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो होगा, ये सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम हो जाएगा, विचलन किसका कम हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका विचलन कम हो जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों लाल। लाल रंग का विचलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को कहाँ रख दिया है, रख दिया है एफ फोकस पे, ध्रुव पी के बीच रख दिया है, पोल के बीच, तो प्रतिबिंब जो है ये कैसा होगा। प्रतिबिंब होगा मेरे दोस्तों आभासी, सीधा और बड़ा। और अब वैसे भी आप लोग जानते होंगे, अवतल दर्पण जब आप लोग दाढ़ी और मूछ बनाने जाते हैं तो उसके यहाँ जो है बड़ा सा आईना लगा रहता है और वो जो है अवतल दर्पण होता है। और हमारे घर में जो है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या बनाता है, हमारा चेहरा बराबर बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण जो चेहरा बनाता है हमसे बड़ा बनाता है। इसीलिए हम लोग जब दाढ़ी को बनवाते हैं तो दाढ़ी छोटा सा है वो, लेकिन बड़ा वहां दिख जाता है। कटिंग थोड़ा सा भी होगा तो वो आराम से जो है अवतल दर्पण में दिख जाएगा, जिससे जो है वो पता कर लेता है कि यहाँ कटिंग हो गया या तो यहाँ फिर थोड़ा सा बाल छूट गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। समतल में कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और उत्तल में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आप लोग बाइक के साइड मिरर में देखे होंगे, वो जो है उत्तल दर्पण होता है, जिसमें जो है बड़ा बड़ा ट्रक जो है बहुत छोटा दिखता है, जिससे बाइक वाले अपना साइड ले लेते हैं। अवतल दर्पण में बड़ा जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए छोटा बाल बड़ा दिखता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो भी जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा, यानी एफ और पी के बीच होगा, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में शीर्ष अस्त विभज्योत उत्तक की स्थिति क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पौधे में शीर्ष अस्त विभज्योत उत्तक की स्थिति क्या होती है। इसकी स्थिति होती है तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में, तनों और जड़ों वाले के वृद्धि वाले भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ही मजेदार है, पुष्प के मादा जनन अंग में, देखिए पुष्प जो होता है, कोई पुष्प हो गया द्विलिंगी, तो उसमें जो है मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है, ठीक है। और कोई पौधा क्या है, एक लिंगी है तो उसमें या तो स्त्री केसर होगा या तो दूसरे में पुंकेसर होगा।
तो यहाँ कर रहा है पुष्प के मादा जनन अंग का बात कर रहा है, फीमेल के अंग का बात कर रहा है। उभरा फूला भाग डैश होता है, मध्य में लंबा भाग होता है डैश, और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग फूल में देखे होंगे नीचे जो थोड़ा सा गोल करके होगा और ऐसे करके कटोरा करके ऐसे गिलास बन जाएगा, ठीक है। तो ये कटोरा करके जो गिलास बन जाता है यहीं पे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला हुआ भाग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों उभरा हुआ फूला भाग यही रहा ना, ये लोटा क्या है, यही लोटा है अंडाशय, क्या है अंडाशय। नेक्स्ट है मध्य में लंबा भाग। अब देखिए मेरे दोस्तों ये जो बीच वाला मध्य इसी को बोलते हैं, जिस प्रकार मेरा ये मध्यमा अंगुली है ये मध्य है, तो ये बीच वाला मध्य जो है, मध्य क्या है, ये है वर्तिका, ये क्या है वर्तिका। नेक्स्ट कह रहा है जो प्रायः चिपचिपा होता है वह क्या होता है वर्तिकाग्र। ये ऊपर वाला क्या है बगल में है तो वर्तिकाग्र, कहता हम कगड़े कगड़े जेबो, तो ये कगड़े कगड़े जो है ये हो गया वर्तिकाग्र, मतलब बगल वाला क्या हो गया वर्तिकाग्र। या तो जब हम लोग सोते हैं बोलते हम कागड़े में सोएंगे, या तो बोलेगा हम बगल में सोएंगे, तो जो कगार में सोता है बगल में सोता है वो क्या हो गया वर्तिकाग्र। तो ये जो है बगले बगले जाता है तो ये क्या हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, जीवों की मूल निर्माण इकाई है। देखिए हम लोग जो है जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा भी किससे बना है कोशिका से बना है, लेकिन उसमें जो है सिर्फ एक कोशिका, इसीलिए अमीबा को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और हमारा शरीर जो है बहुत सारा कोशिकाओं से बना है, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें क्या है मेरे दोस्तों, जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है, तो हम लोग का जो मूल निर्माण है वो कोशिका का है। किसका है, सेल यानी कि कोशिका का है। हमारा जीवन जो है जीव क्या है, सेल की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ध्यान दीजिएगा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो ये यौगिक बनता है कॉपर 2 क्लोराइड। क्या बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक जिसकी उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ईंधन के रूप में किसे करेंगे, CH4 यानी कि मेथेन को करेंगे। किसको करेंगे, CH4 मेथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यही होता है जब आम लगा होता है पौधे में, या तो पंखा भी लगा होता है बल्ब भी लगा होता है, तो उसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, हमारी पृथ्वी जो है ये पृथ्वी बता अपनी ओर बल लगाती है, यही बल हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताइए ये पृथ्वी इतना बड़ा है फिर भी हमारा पंखा को नीचे नहीं खींच सकता है, तो इसीलिए नहीं खींच सकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और वो पंखे का बल अधिक है, पंखे का बल क्या अधिक है, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरता है। जैसे ही पंखे का बल जो है फोर्स कम हो जाएगा वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो पृथ्वी जो है हमेशा अपनी ओर बल लगाते रहती है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी काफी मजेदार है। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पौधा में आम लटका हो तो पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर खींच रहा है लेकिन वो नहीं खींच पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे उसको तोड़ने का, या तो फल खुद ब खुद पक जाता है तो उसका जहां से ज्वाइंट होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो फल टूटकर गिरने लग जाता है। तो जैसे ही गिरता है तो वो क्या अनुभव करता होगा, तो अनुभव क्या करता है, स्टार्टिंग अनुभव करता है यानी कि त्वरण अनुभव करता है। तो जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करेगी,
ये अनुभव करेगी त्वरण। क्या अनुभव करेगा? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के कण किसके कारण निरंतर गतिशील रहते हैं? द्रव का जो कण है वह किसके कारण निरंतर रहते हैं? तो ये रहते हैं गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण निरंतर रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।